हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स में ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया था, तो आज उसी के सीरीज़ में लास्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि रेगुलेशंस क्या होता है। जब हम पढ़ रहे हैं कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे का रेगुलेशन, सबसे पहले ये समझ लें कि रेगुलेशन होता क्या है। मान लें कि आपको मैं एक मल्टी स्टेप रिएक्शन दिखाता हूँ। ए से बी, बी से सी, सी से डी। यहाँ कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है क्या है कि ए से जो बी बना, तो मान लें कि ए से बी बनने में बी बना 5 मोलर, फिर बी से सी बन रहा है, यानी कि बी का रेट ऑफ सिंथेसिस 5 मोलर था। 1 सेकंड में 5 मोलर बी बन गया। ठीक है, तो उतना ही मोलर बी टूट करके सी में कंज्यूम होना चाहिए। तो जितना बी बना उतना ही बी टूटा और सी में कन्वर्ट हो गया। इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, इस स्टेडी स्टेट को क्या करना है? मेंटेन करना है। यानी अगर 5 मोलर बी बना तो 5 मोलर सी ही बनना चाहिए बी से टूट करके। ऐसा ना हो कि 5 मोलर बी बना तो यहाँ से मात्र 3 मोलर बी टूटा और सी को बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो 5 मोलर बी हमेशा बने और उतना ही 5 मोलर बी सी को बनाए। इस को स्टेडी स्टेट कहते हैं और इसी को मेंटेन रखना है। तो इसी मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेगुलेशन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल है कि रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मेटाबॉलिक फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जैसे कि पिछले स्टेप्स में आपको मैं दिखाया था कि ए से बी बना, बी से सी, सी से डी। तो बी क्या है यहाँ पर? बी यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी? 5 मोलर। तो जैसे ही 5 मोलर डिमांड इस प्रोडक्ट की जो थी वह फुलफिल हो जाएगी। जैसे ही डिमांड फुलफिल होगी, आप क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस को यहीं पर रेगुलेट कर देंगे, यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब 5 मोलर हो गया, इसको मेंटेन कर देते हैं। तो ये पहला रीजन है जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या यहाँ लिखा हुआ है कि आप प्रोडक्ट जिस रेट से बन रहा है उसको डिमांड सप्लाई से मेंटेन करना है, जो मेंटेन कर दिया। दूसरा क्या कहता है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट्स का पाथवे में उसको नैरो रेंज में क्या करना है? मेंटेन करना है। फिर से चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो बी भी इंटरमीडिएट है, सी भी इंटरमीडिएट है। इनका जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो भी, मान लो इसका 5 मोलर था, इसका मान लो कि इसका ही मान लो 5 मोलर होगा। तो इस कॉन्सेंट्रेशंस को हमें क्या करना है? थ्रू आउट स्टेप इसको मेंटेन करना है। तो ये 2 कारण हैं। आगे बढ़ते, ये 2 कारण हैं जिसको मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोलिसिस के को रेगुलेट करना जरूरी होता है। ना कि ओनली ग्लाइकोलिसिस रेगुलेट करने के, किसी भी रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये 2 कारणों से होना काफ़ी ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, ठीक है, हमने वहाँ पर रैंडमली हमने बी सी को दिखा कि उसको रेगुलेट करना है। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली में देखेंगे ये कि किस टाइप के एंजाइम्स को आप रेगुलेट करेंगे। एग्जैक्टली हम ये देखेंगे कि किस टाइप के एंजाइम्स को आप रेगुलेट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहिए। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हम आपको एक मल्टी स्टेप रिएक्शन दिखाते हैं। ए से बी, डी से सी, सी से डी, डी से, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स रिवर्सिबल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में E1 एंजाइम था, सेकेंड में E2 एंजाइम है, थर्ड में E3 है, फोर्थ में E4 एंजाइम। ठीक है, तो E1 एंजाइम क्या है? ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है। यानी ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शंस का डेल जी जो आपका की फ्री एनर्जी है नेगेटिव है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, क्योंकि इसका
डेल जी जो कि गिब्स फ्री एनर्जी ये पॉजिटिव है। अगेन थर्ड स्टेप का डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। फोर्थ का डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। तो जिसका भी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है, जैसे इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, ये इस रिएक्शंस को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। ये स्टेप जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहाँ पर इसके इस स्टेप्स को हम यहाँ रेगुलेट कर सकते हैं और यहाँ भी इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो प्रीवियस स्लाइड में यही बात यहाँ लिखा है, इसको पढ़ के आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में किस स्टेप्स को रेगुलेट करें और क्यों करें। उससे पहले छोटा सा कंसेप्ट है कि क्या प्रत्येक टिश्यूज में ग्लाइकोलिसिस एक ही वे में चलता है, तो जवाब है इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें है कि ईच टिश्यू में ग्लाइकोलिसिस डिफरेंट वे में रेगुलेट होता है, क्योंकि ईच टिश्यू में जो एंजाइम्स यूज करते हैं वह आइसोजाइम्स होते हैं और इनका रेगुलेशन ईच टिश्यू में क्या होता है, डिफरेंट होता है इन ईच टिश्यू, क्योंकि इनका केएम वीएम ये सब डिफरेंट होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे एंजाइमोलॉजी के चैप्टर में। यहाँ बस ये समझेंगे कि ईच टिश्यू में ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम का एफिनिटी उसके एंजाइम उसके ग्लूकोज उसके सब्सट्रेट के लिए डिफरेंट होता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, इसलिए इनका रेगुलेशन भी डिफरेंट मैनर में होता है प्रत्येक टिश्यूज में। तो ग्लाइकोलिसिस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है हेक्सोकाइनेज, जो अगर पढ़ा चुका हूँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप है PFK, ये क्या करता है कि ग्लूकोज ये क्या करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और तीसरा स्टेप है पायरुवेट काइनेज, जो कि आपके 10th स्टेप जो पेप को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। देखा गया कि ये तीनों का तीनों स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसका डेल जी नेगेटिव है, इसलिए इन 3 स्टेप्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं। आशा करता आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रत्येक एंजाइम को डिटेल में कि हेक्सोकाइनेज को कैसे रेगुलेट करेंगे। तो जब किसी भी एंजाइम से रेगुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, या तो उनकी एक्टिविटी को आप अप रेगुलेट कर देंगे, यानी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, या उनकी एक्टिविटी को आप डाउन कर देंगे, या डाउन करेंगे मतलब उनकी एक्टिविटी को आप डिक्रीज कर देंगे। तो जब एक्टिविटी को आप इन्हांस करेंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उसका नाम है एक्टिवेटर्स। जब इनकी एक्टिविटी को आप रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उसका नाम है इनहिबिटर्स। इन दोनों को, इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर, दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं हम लोग इफेक्टर्स कहते हैं, इसी को समझते हैं। और हेक्सोकाइनेज की बात करें तो ये क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में गया था जिसको हेक्सोकाइनेज ने कैटालाइज किया था। तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या है, सबस्ट्रेट है, तब ये हेक्सोकाइनेज को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा यानी स्टिमुलेट करेगा। और यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे इसका कंसंट्रेशन एक सर्टेन कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ गया, तैसे ही वह सरप्लस कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आकर के हेक्सोकाइनेज को क्या करेगा, उनकी एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर छोटा सा हम देख लेते हैं कि अभी जो मैंने हेक्सोकाइनेज की बात की वह कुछ और नहीं, वह हेक्सोकाइनेज 1 है, और एक दूसरा हेक्सोकाइनेज है जो हेक्सोकाइनेज 4 है, जिसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। ये ग्लूकोकाइनेज आपका लीवर में पाया जाता है। इसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो ग्लूकोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के द्वारा इनहिबिट नहीं होता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के द्वारा इनहिबिट हो जाता है। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि ग्लूकोकाइनेज का ग्लूकोज के लिए एफिनिटी काफ़ी कम होता है। इस बात को हम अगले स्लाइड में जाकर के इनके रिएक्शन काइनेटिक्स से समझते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये जो हेक्सोकाइनेज 1 है जो कि हेक्सोकाइनेज की तरह है, तो इनका रिएक्शन काइनेटिक्स का ग्राफ क्या है, हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक ग्राफ जब भी होता है, जब होगा तो इनका एफिनिटी ग्लूकोज के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये कर्व है सिग्मॉइडल, किसके लिए है, हेक्सोकाइनेज 4 के लिए है, जिसको ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। तो जब भी सिग्मॉइडल कर्व रहेगा तो इनकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए काफ़ी कम हो जाती है। इनको डिटेल में समझेंगे हम लोग एंजाइमोलॉजी के चैप्टर्स में। आशा करता हूँ समझ पाएंगे। चलते हैं पिछले स्लाइड में।
अब चूंकि यहाँ पर ग्लूकोकाइनेज का एफिनिटी ग्लूकोज के लिए काफ़ी कम है, इस बात का इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा सा समझते हैं, ग्लूकोज कंसंट्रेशन के फॉर्म में समझते हैं। केस वन समझते हैं। मान लेते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो इस दशा में क्या होगा कि ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज को लिवर में अपटेक नहीं करेगा, उसके बजाय क्या करेगा, ग्लूकोज को छोड़ देगा, ताकि ब्रेन और मसल्स जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और ये एनर्जी सबसे ज़्यादा ग्लूकोज से ही लेते हैं, ये डायरेक्टली ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे और एनर्जी यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा केस है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, मान लेते हैं कि 5 मोलर ग्लूकोज होना चाहिए, आ गया 10 मोलर, तो जो सरप्लस ग्लूकोज है उसको क्या करेंगे, इस सरप्लस ग्लूकोज को आपका ग्लूकोकाइनेज करेगा क्या, ग्लाइकोजन में इसको कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देगा, और साथ में फैटी एसिड में बना करके इसको क्या करेगा, आपके एडिपोसाइट में इसको क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को हमने वेस्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया, इनको लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया, और फैटी एसिड में इसको एडिपोसाइट के में जाके इसको स्टोर कर दिया, जिस कारण से वेस्टेज बच गया। और ग्लूकोकाइनेज क्या है, ग्लूकोकाइनेज का आइसोमर है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, ये आप समझा दिया मैंने आपको। अब देखते हैं, एक बात करते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की बात करते हैं। जैसे मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूँ कि ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से बना फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट। यहाँ एक बात करता है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये ग्लाइकोलिसिस का पेस मेकर है, यानी पूरे ग्लाइकोलिसिस का मतलब मास्टरमाइंड कौन है, PFK1 है, जो यहाँ काम करता है, और हेक्सोकाइनेज यहाँ काम करता है। सवाल है कि हेक्सोकाइनेज मास्टरमाइंड क्यों नहीं है, PFK1 मास्टरमाइंड क्यों है? ये कारण ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है, लेकिन ये सोलिली एक मेन ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये बाद में जाकर क्या करेगा, ग्लाइकोजन बना देगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ से हट गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेप आपका मास्टरमाइंड स्टेप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जहाँ चाहिए था ग्लाइकोलिसिस में, कहाँ चला गया, ये चला गया ग्लाइकोजन में चला गया। अगर PFK1 की बात करें तो यहाँ जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ऑलवेज फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट में ही कन्वर्ट होगा, ये और कहीं कन्वर्ट नहीं हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ PFK1। इसलिए एक बार फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, इसको ग्लाइकोलिसिस में जाना ही जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए PFK1 को क्या कहते हैं, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। इसी बात को आप यहाँ समझ सकते हैं, लिखा हुआ है कि ग्लूकोज फॉस्फेट सोलिडली ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट नहीं है। दूसरा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और तीसरा है कि फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट कमिटेड है ग्लाइकोलिसिस के लिए। आशा करता हूँ आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अब है कि PFK1 का रेगुलेशंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये मास्टरमाइंड होता है ग्लाइकोलिसिस का, जो इसको ग्लाइकोलिसिस को जो ये रेगुलेट करता है। तो एक ओवरव्यू समझते हैं इसके रेगुलेशंस को, ठीक है। तो जैसे कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अप रेगुलेशन, क्रॉस का मतलब डाउन रेगुलेशन। तो आप देखेंगे कि ATP इसको डाउन रेगुलेट किया, सिट्रेट डाउन रेगुलेट किया, लेकिन AMP ATP इसको क्या किया, अप रेगुलेट किया। यहाँ फ्रुक्टोज 2,6 बीस फॉस्फेट इसको अप रेगुलेट किया, ठीक है। ये था ओवरव्यू था। आप समझते हैं इसको वन बाय वन, आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको कि ग्लाइकोलिसिस का मेन उद्देश्य क्या है। मेन इसका एम ये है कि ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, साथ में हमें इंटरमीडिएट देता है, जिसको इस्तेमाल करके अदर इंटरमीडिएट बना सके, ठीक है, जिससे अदर बायोमोलिकुल्स का हम सिंथेसिस कर दें। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, किसमें, क्रेब्स साइकिल्स में जाने के लिए। ये एसिटाइल कोए जाता है क्रेब्स साइकिल में, बनाता है सिट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एनर्जी सरप्लस अमाउंट में आ गया तो ग्लाइकोलिसिस को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका है।
और अगर पायरुवेट, एसिटाइल कोए या सिट्रेट जैसा कंपाउंड एक्सेस अमाउंट में आ गया जो हमें चाहिए था, तब क्या करना होगा, ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करना पड़ेगा। इसी बात को आप समझते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में। तो फॉस्फोफोटोकाइनेज 1 के एक्टिवेटर्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रूक्टो 2,6 बिस फॉस्फेट एक्टिवेटर की तरह काम करता है। कैसे करेगा, तो ये फ्रूक्टो 2,6 बिस फॉस्फेट करता क्या है कि फॉस्फोफोटोकाइनेज 1 की एफिनिटी ग्लूकोज के लिए ये फ्रूक्टो 6 फॉस्फेट के लिए इसकी एफिनिटी को बढ़ा देता है और एटीपी की एफिनिटी इसको घटा देता है। इस कारण से फ्रूक्टो 2,6 बिस फॉस्फेट PFK1 की एक्टिविटी को इनहेंस कर दिए। ठीक है, AMP की बात करें, अब देखो ATP होता है मेन एनर्जी करेंसी, इससे टूटता है बनता है AMP ADP। AMP ADP क्या है, ये आपका लो एनर्जी करेंसी है। अगर सिस्टम में लो एनर्जी करेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ATP कम है, तो क्या करेगा, ये PFK1 की एक्टिविटी को हाई कर देगा ताकि हमारे पास ATP ज़्यादा बने। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि अगर ATP AMP रेशियो कम है, इसका मतलब कि AMP ज़्यादा है, ATP कम है, इसलिए रेशियो कम हो गया। तो क्या होगा, हमें PFK1 की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ATP ज़्यादा मिले और ATP AMP रेशियो बढ़ जाए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इनके इनहिबिटर्स की बात करें, अभी बताया था ATP का, अगर मान लें ATP की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी एनर्जी हमारे पास सरप्लस है और नहीं चाहिए, तो क्या करेगा ATP PFK1 के एक्टिविटी को रेगुलेट करके वहीं पर ग्लाइकोलाइसिस को स्लो कर देगा। ठीक है, दूसरा अगर हम pH की बात करें तो जैसे ही pH फॉल करता है एसिडिटी बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पायरुवेट से बनेगा लैक्टिक एसिड मसल्स में ड्यूरिंग एनारोबिक ब्रेकडाउन। तो जब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड मसल्स में ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पर एसिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे एसिडिटी बढ़ेगा सिस्टम इसको सेंस कर लेगा और बोलेगा कि एसिडिटी तो बढ़ रही है, इसका मतलब कि पायरुवेट ज़्यादा बना था, उससे लैक्टेट ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब है कि PFK1 को आप डाउन रेगुलेट करो और ग्लाइकोलाइसिस को यहीं पर इसको स्लो डाउन कर दो। ये हो गया। तीसरा सिट्रेट की बात करें तो सिट्रेट को देखेंगे कि सिट्रेट जो है आपका ये क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। तो अगर आप ये किससे बना था, ये एसिटाइल, ये आपका एसिटाइल कोए से बना है। तो एसिटाइल कोए किससे बना है, आपका एसिटाइल कोए आपका पायरुवेट से बना है। अगर पायरुवेट ज़्यादा है तो एसिटाइल कोए ज़्यादा है, एसिटाइल कोए ज़्यादा है मतलब कि सिट्रेट ज़्यादा है। तो अगर सिट्रेट ज़्यादा है इसका मतलब है कि काफ़ी अमाउंट में सिट्रेट बन चुका है, उतना अब नहीं चाहिए, तो अब क्या करेंगे, PFK1 की एक्टिविटी को डाउन लोड कीजिए। तो ये पता चला, ये ऐसा पाया गया कि सिट्रेट भी जा करके PFK1 की एक्टिविटी को लो डाउन कर देता है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा एंजाइम, लास्ट एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। इसका एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट करें, सबसे पहले एक्टिवेटर्स की बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स है, इसके एक्टिविटी को ये इन्हेंस करेगा। फिर वही बात हो गई AMP जो कि एक लो एनर्जी कंपाउंड है। अगर इसका अमाउंट AMP का अमाउंट अगर ज़्यादा है, यानी हमारे पास ATP कम है, AMP ज़्यादा है, ATP ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके एक्टिविटी को इन्हेंस कर देंगे ताकि ATP ज़्यादा बनाए। पिप जो इसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का अमाउंट और बढ़ गया तो क्या करेगा, PK को बढ़ा देगा ताकि हमें पायरुवेट ज़्यादा से ज़्यादा बने। कहाँ से बनेगा पायरुवेट, पेप से बनेगा। उसी प्रकार ADP लो एनर्जी, अगर लो एनर्जी कहीं से ज़्यादा बन रहा है मतलब ATP कम है तो हमें ATP ज़्यादा चाहिए होगा, तो क्या करेगा, ये PK की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा। अब देखते हैं इनहिबिटर्स की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए ATP और ATP का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, मतलब ATP अब और ज़्यादा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, PK की एक्टिविटी को आप डाउन रेगुलेट कर दीजिए। उसी तरह देखेंगे एलानिन एक अमाइनो एसिड है जो कि पायरुवेट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर पायरुवेट ज़्यादा है मतलब एलानिन ज़्यादा है, मतलब और एलानिन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी PK की एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम डाउन रेगुलेट करेंगे। उसी प्रकार एसिटाइल कोए की बात करें, एसिटाइल कोए कहाँ से बना है, पायरुवेट से बना है। अगर पायरुवेट ज़्यादा है मतलब एसिटाइल कोए ज़्यादा है, मतलब और ज़्यादा आप एसिटाइल कोए नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, PK की एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट करेंगे। और उसी तरह अगर देखा जाए लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, यह भी आपका ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट से बना है। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा है मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा चल चुका है, तो क्या करेंगे, PK की एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट करेंगे और ग्लाइकोलाइसिस के रेट को हम रिड्यूस कर देंगे। तो रेगुलेशन यहीं पर समाप्त होता है।
हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये आपका ओवरव्यू चार्ट है जिसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं कि एच के, पी एफ के और पी के में कौन सा एक्टिवेटर्स है, कौन सा डीएक्टिवेटर्स है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक पे आए हुए हैं। CSIR का भी क्वेश्चन है, गेट का भी आया हुआ सवाल है और जैम है क्योंकि MSc के लिए पेपर होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला सवाल है गेट पेपर का जो 2019 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस का 4 एंजाइम दे दिया है। पूछा है कि कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेट नहीं होता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज, ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप जो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे PFK1, इसको रेगुलेट करते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। चौथा देखते हैं पायरुवेट काइनेज, ये भी रेगुलेट होता है, इसका ऑप्शन नहीं होगा। यानी फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रेगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें जो कि CSIR ने दिसंबर में पूछा था 2015 में। इसमें कहा था कि एरिथ्रोसाइट में अचानक से क्या हुआ कि ATP और सीटेट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ग्लाइकोलिसिस पर क्या असर पड़ेगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर सीटेट का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है यानी ग्लाइकोलिसिस बहुत ज़्यादा चल चुका है और ग्लाइकोलिसिस नहीं चाहिए, या ATP के कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है यानी एनर्जी करेंसी ज़्यादा है, इस दोनों केस में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, ऑन ऑल्टर नहीं रहेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पायरुवेट काइनेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ATP एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है PK का। दूसरा है फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट एक्टिवेटर है PK का। तीसरा है कि ATP एलोस्टेरिक इनहिबिटर है PK का और एलानिन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है PK का। ये 4 स्टेटमेंट आपका पायरुवेट काइनेज में दिया है। तो जैसे देखिए ATP इनहिबिटर होता है PK का, अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में। फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट एक्टिवेटर होता है PK का, अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में। A और B सही हो गया। कहाँ कहाँ A और B है देख लीजिए, यहाँ नहीं है, कट कर दीजिए, यहाँ कट कर दीजिए, 2 ऑप्शन आपके साथ बच गया। और तीसरा कहता है कि ADP जो है वह इनहिबिटर है। अभी बताया था कि ADP क्या है, लो एनर्जी करेंसी है, तो ये तो एक्टिवेटर होना चाहिए, तो C गलत है, C यहाँ से काट दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ABD, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि IIT जैम मेडिकल साइंस 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये एक दूसरे का आइसोजाइम है जो आपको पहले में बता चुका हूँ, और चूँकि आइसोजाइम है तो इनका केम भी डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन B और ऑप्शन C दोनों सही है। इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होता है क्योंकि आइसोजाइम इसी में डिफर करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये दोनों एंजाइम हर सेल में नहीं पाए जाते हैं। हेक्सोकाइनेज तो हर सेल में पाया जाता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज हमेशा लीवर में पाया जाता है। तो यहीं पर ये रेजोल्यूशन चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे और क्वेश्चन भी बना पाए होंगे, देखे होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपका आंसर की मैंने दे रखा है, तो आशा करता हूँ आप सब लोग समझ पाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लेक्चर को सुनने के लिए। थैंक यू।